विजयनगर साम्राज्य को अगर किसी ने सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचाया है तो इस राजा ने पहुंचाया है। और इस राजा का और आज मैं चल रहा हूं आपको बताने इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा के बारे में, सबसे प्रतापी राजा के बारे में। उस प्रतापी राजा ने इस साम्राज्य को इसकी सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचाया। विजयनगर साम्राज्य को अगर किसी ने सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचाया है तो इस राजा ने पहुंचाया है। और इस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। समझ में आई बात? तो चल रहे हैं हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ने और उनके द्वारा किए गए योगदानों को समझने कि उन्होंने किस प्रकार से आपके इस विजयनगर साम्राज्य के विकास में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं कृष्णदेव राय की भूमिका को और जानते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण से उन्हें विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजाओं में ख्याति प्राप्त है। और उस समय के भारत में जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठतम राजा माने जाते हैं। कौन? आपके कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। विजय उपलब्धियां, पहले तो इनकी विजय उपलब्धियां हम जान लेते हैं कि इन्होंने कितने युद्ध लड़े और कितने विजय प्राप्त करी। ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। उसकी गणना भारतीय इतिहास के महान शासकों में की जाती है। देख लीजिए, भारत के इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा है आपके कौन? कृष्णदेव राय। महानतम राजाओं में से भी एक है कृष्णदेव राय। आगे सुनिए, वह एक महान योद्धा एवं वीर सेना नायक था। सर्वप्रथम उसने अपने विद्रोही सामंतों का दमन किया। तत्पश्चात उसने बहमनी राज्य, उड़ीसा के उत्तराधिकारी राज्यों और पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति की ओर ध्यान दिया। मतलब वो सिर्फ एक अच्छा राजा नहीं था, एक अच्छा प्रशासक ही नहीं था, वो एक अच्छा सेना नायक भी था। उस समय सब राजा ही सब कुछ है भाई। अगर राजा के अंदर बल बुद्धि नहीं है तो फिर सेना चल नहीं पाएगी। सेना को संचालित करने में राजा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और राजा अगर फुल फ्लैश राजा नहीं है, सभी रूपों में संपन्न नहीं है, सभी गुणों में संपन्न नहीं है, तो उसका साम्राज्य टिक नहीं पाएगा। तो आपके कृष्णदेव राय इन दोनों चीजों में बहुत ही महारत थे। इन दोनों चीजों में उनकी बहुत ज्यादा महारत थी। आगे सुनिए, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और उसे सुदृढ़ कैसे किया। सुदृढ़ का मतलब होता है स्टेबल। उन्होंने अपने साम्राज्य को सिर्फ विस्तार ही नहीं किया, उसे स्टेबलाइज किया, मतलब उसे सुदृढ़ किया कि हाँ अब इसको कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। ऐसा कर दिया उन्होंने। मतलब अपने घर के पहले तो भेदियों को उन्होंने समाप्त किया, फिर आस पड़ोस के अपने जितने भी उनके खिलाफ विद्रोही राजा थे उनको चुप कराया। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने घर के भेदियों को भी मारा और आस पड़ोस के विद्रोहियों को भी मारा। फिर अपने साम्राज्य को उन्होंने विस्तार किया और उसे सुदृढ़ कर दिया कि अब इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। मतलब जितनी बड़ी मेरी सीमा हो गई है, अब इस सीमा में अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई छी झपट करी तो उसकी गर्दन उसके सर से नीचे कर दी जाएगी। सुनिए, कृष्णदेव राय के शासन की एक प्रमुख चारित्रिक विशेषता थी। उसने 1512 ईस्वी में तुंगभद्रा तथा कृष्ण नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थात रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। 1514 ईसा में उसने उड़ीसा के शासकों का दमन करके उड़ीसा को कृष्णा नदी तक के सारे प्रदेश विजयनगर को वापस करने के लिए विवश कर दिया। 1520 ईस्वी में उसने
बीजापुर के शासक को पराजित करके उसे कृष्णा नदी के पार खदेड़ दिया। विजयनगर की सेना बेलगांव पहुंच गई। उसने बीजापुर को रौंद डाला तथा गुलबर्गा के किले को धाराशायी कर दिया। इन सैनिक कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मतलब आपके कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को और अपने विरोधियों के द्वारा अपने साम्राज्य की छीनी गई जमीन को वापस लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनको उनके घर में घुसकर मारा और अपने पूरे साम्राज्य की भूमि को उनसे वापस ले ली अपनी सैन्य ताकत के बल पर, अपने सैन्य ताकत के बल पर। तो आपका ये जो कृष्णदेव राय है, इनके शासन काल में आपका विजयनगर साम्राज्य सबसे ऊंचाइयों पे था, सबसे ऊंचाइयों पे मैं कह रहा हूं, सबसे टॉप पर था। इनका शासन काल आपके विजयनगर साम्राज्य का सबसे उच्चतम काल माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अगर आपसे पूछे कोई कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है, तो कौन है? कृष्णदेव राय। अच्छा, म्यूल याद है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हाँ, याद है कि भूल गए? संस्थापक कौन है? याद था? दो भाई नाम याद आए? हरिहर और भूला मत करो, ठीक है? हरिहर और भूखा राय। ठीक, कौन से वंश से थे वो? हाँ, संगम वंश, याद रखना है ये, ठीक है? आगे सुनो। प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, उन्होंने अपने प्रशासन को कैसे सुदृढ़ किया। देखो, बहुत से राजा होते हैं, सैन्य बल उनके पास होता है, सैन्य शक्ति भी उनके पास होती है, लेकिन वो अपने साम्राज्य को सही ढंग से संगठित नहीं कर पाते। वो संगठित क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर प्रशासनिक कला नहीं होती। प्रशासनिक कला मतलब अपने साम्राज्य को संचालित करने की उनके पास कोई एक सुदृढ़ व्यवस्था उनके दिमाग में नहीं होती, जिस कारण से उनका साम्राज्य डामाडोल हो जाता है, जिससे उनका साम्राज्य डामाडोल हो जाता है। लेकिन जिसके पास अपने साम्राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाने की विचारशीलता होती है, उसका साम्राज्य कभी बिखरता नहीं है। जैसे इनका विजयनगर आपके कृष्णदेव राय ने बहुत ही सुदृढ़ तरीके से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और उसके साथ साथ समाज को सांस्कृतिक रूप से भी आगे बढ़ाया। सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मों की उन्होंने इज्जत करी, सभी संस्कृतियों की उन्होंने इज्जत करी, किसी के भी साथ उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया। हिंदुओं के साथ भी, हिंदुओं में भी दोनों संप्रदाय, शैव संप्रदाय और आपके वैष्णव संप्रदाय, दोनों के साथ उन्होंने सेम बर्ताव, जैनों के साथ, बौद्धों के साथ, सबको, और मुसलमान भी जो थे उनके साम्राज्य में, उनको उनके धर्म को भी पालन करने से उन्हें कभी किसी भी प्रकार से नहीं रोका गया। जितना वो हिंदुओं को उन्होंने आजादी दे रखी थी, उतना ही उन्होंने मुसलमानों को भी अपने साम्राज्य में आजादी दे रखी थी कि आप अपने धर्म का अनुसरण अपने अनुसार कर सकते हैं। आगे सुनिए। कृष्णदेव राय जितना महान विजेता था, उतना ही योग्य प्रशासक भी था, तभी तो इतना महान बन पाया है ना। जितना अच्छा वो एक सेना नायक था, उतना ही अच्छा वो एक प्रशासक भी था। ये अंडरलाइन करके रखना। अगर आपसे पूछा जाए कृष्णदेव राय के विषय में लिखिए, तो ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी अपने उत्तर में। अगर प्रश्न आ जाता है कृष्णदेव राय की विशेषताओं को व्याख्यायित कीजिए, तो पहले उनकी इन सब विशेषताओं को, एक अच्छा सेना नायक था, एक अच्छा प्रशासक था, एक अच्छा योद्धा तो था ही था, सेना नायक कह दिया तो योद्धा तो था ही था, उसके साथ एक अच्छा कलाकार भी था, एक अच्छा साहित्यकार भी था। ये सारी चीजें भी उनकी एक बहुत बड़ी खूबियां है। आगे सुनो। एक योग्य प्रशासक के सभी गुण उसमें विद्यमान थे।
एक स्वेच्छाकारी शासक होते हुए भी उसने प्रजा की भलाई का सदैव ध्यान रखा था। उसने केंद्रीय शक्ति को दृढ़ बनाया तथा प्रांतीय सूबेदारों एवं अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। उसने कृषि भूमि के विस्तार के प्रयत्न किए तथा सिंचाई के लिए अनेक नहरों एवं तालाबों का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया किंतु नौसेना के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। ये भी बात है, ठीक। उसने अपनी सेना पे बहुत काम किया, मतलब, और जनता की भलाई के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया। देखिए, एक राजा का प्रमुख उद्देश्य होता है अपनी जनता की भलाई करना, और अगर वो अपनी जनता की भलाई नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है। हर एक प्रशासक की प्रमुख जिम्मेदारी है अपनी जनता की भलाई करना, तभी वो महान बन सकता है, नहीं तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तो कृष्णदेव राय ने भी अपनी जनता की भलाई करने में कोई कोर कसर नहीं रखी, कोई कोर कसर नहीं रखी। इसी कारण वो इतना महान बन पाया, नहीं तो उसके महान बनने के पीछे कोई कारण नहीं। समझ में आई बात? आगे सुनिए। वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था तथा उनकी भलाई के लिए सदैव चिंतित रहता था। वह एक महान लोक परक एवं धर्म सहिष्णु था। उसने बिना किसी भेदभाव के सभी मंदिरों को अनुदान प्रदान किया। बरबोसा, पेस और मुनि जैसे सभी विदेशी यात्रियों ने उसके कुशल एवं लोकोपकारी शासन की अत्यधिक प्रशंसा की है। पेश नामक इतालवी यात्री जो कृष्णदेव राय के दरबार में कई वर्षों तक रहा था ने उसे एक महान एवं अत्यंत न्यायप्रिय शासक बताया। मतलब उसके साम्राज्य में जो दूसरे देशों से लोग आए, यात्री लेखक, उन्होंने भी जब अपना ग्रंथ लिखा, जब अपनी किताब लिखी, तो उसमें उन्होंने निष्पक्ष रूप से कृष्णदेव राय की महानता का जिक्र किया है। तो इसीलिए कृष्णदेव, देखो भाई, विदेशी यात्री तो झूठ नहीं लिखेगा ना, जो उसने देखा है, जो उसने खुद अनुभव किया, वही वो अपनी किताब में लिखेगा। तो इन सभी यात्रियों ने, जो विदेशी यात्री आए उसके शासनकाल में, उन सभी यात्रियों ने जब अपने देश जाकर उन्होंने अपनी किताबों का निर्माण किया, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कृष्णदेव राय की महानता का जिक्र किया, बहुत ही सिंपल शब्दों में, कि हाँ, एक अच्छा न्यायप्रिय राजा था और वो जनता की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जनता की भलाई उसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक थी। वो कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं करता था। उसने सभी धर्मों, सभी समुदायों, सभी वर्गों का विकास करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाया। ये कृष्णदेव राय की महान बातों में से एक बात है। तो इस बात को हमें भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात भी हमें जाननी है, समझनी है। समझ में आई बात? आगे सुनिए आप लोग। इसी प्रकार बरबोसा ने कृष्णदेव राय के साम्राज्य में प्रचलित न्याय और समानता के व्यवहार की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि राजा इतनी आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे उनके लिए किसी प्रकार की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती है और न उसके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि वह ईसाई है अथवा यहूदी, मूर्ख है या नास्तिक। किसी भी चीज का पता नहीं किया जाता। आप आइए, अपने धर्म का पालन कीजिए। कृष्णदेव राय को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आप किसी भी धर्म के हो, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आप आइए और प्रशासन के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए, उसे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक। कृष्णदेव राय कला एवं साहित्य का प्रेमी था। उसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के निकट
नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, जिसमें उसने अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। वह विद्वानों का आदर करता था तथा स्वयं तेलुगु और संस्कृत का विद्वान एवं लेखक था। उसने अनेक कृतियों की रचना की, जिनमें से अब तक केवल 2 ही उपलब्ध है। इनमें से एक है राज्य व्यवस्था पर तेलुगु की एक रचना अमुक्त मल्यद। ये याद रखना, ये आपके कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है अमुक्त मल्यद। अमुक्त मल्यद ये क्या है? एक राज्य व्यवस्था पर लिखी गई तेलुगु किताब है, ठीक है। और दूसरी है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक। दूसरा क्या है? संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है, जिसका नाम क्या है? नाटक। उसने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल कवियों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मतलब वो ज्ञान की भी बहुत ज्यादा कद्र करता था। वो हर उस व्यक्ति की कद्र करता था जो उसके साम्राज्य के विकास में योगदान दे सकता था। वो एक अच्छा सेना नायक था, वो एक अच्छा प्रशासक था, वो एक न्यायप्रिय राजा था, वो जनहितैषी राजा था, वो एक अच्छा साहित्यकार था, वो एक अच्छा साहित्य परखी भी था, साहित्य ज्ञान परखी भी था। तभी तो वो इतना बड़ा महान राजा बन पाया ना। महान बनना सिर्फ अपने अंदर महानता के गुण रखना महान बनने के लिए नहीं काफी, आप दूसरों की कितनी कद्र कर रहे हैं वो भी आपके महान बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ये चीज कृष्णदेव राय के अंदर थी, जिस कारण से कृष्णदेव राय इतना बड़ा महान राजा बन सका, इतना महान बड़ा एक बहुत अच्छा सम्राट बन सका अपने शासन काल के समय में। इसीलिए हम इतने सारे राजाओं में से कृष्णदेव राय को ही क्यों पढ़ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य में इतने सारे राजा हुए है ना, फिर भी हम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर वो गुण थे जिसके कारण से ये उन सभी राजाओं में सबसे विशिष्ट राजा बन सका। समझ में आई बात? इसी के दरबार में थे तेनालीरामन। तेनालीरामन का नाम सबने सुना है ना? तेनालीरामन इसी के दरबार में, बुद्धि बहुत ही ज्ञानी प्रखर व्यक्ति थे, वो इन्हीं के दरबार में थे। उसके शासन काल में संस्कृत ग्रंथों की नकल करने की अपेक्षा स्वतंत्र साहित्य सृजन पर बल दिया गया। इस प्रकार तेलुगु साहित्य में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। उसने साहित्य को, उसने रचनाशील साहित्य को बढ़ावा दिया। उसने नकल वाले साहित्य को नहीं, रचनाशील साहित्य पर ज्यादा बल दिया, जिससे आप जो सोचते हैं, देखो आप एक बात जान लो, आप भाषा यही तो मैटर करती है। अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो उसका ज्यादा मजा नहीं आएगा, आप अपने भावों को जब लिखोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो कृष्णदेव राय ने ट्रांसलेशन पे नहीं, रूपांतरण पे नहीं, मतलब ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं, उसने संस्कृत से तेलुगु तमिल करने पे नहीं ध्यान दिया। उसने कहा कि आप अपनी मूल रचना लिखिए जिससे कि जनता आपसे ज्यादा कनेक्ट हो सके, क्योंकि संस्कृत में उत्तर भारत की बातों को लिखा गया है जो कि दक्षिण भारत की जनता ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगी। आप अपनी बातें लिखिए जिससे जनता आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो उसने इस चीज को भी बढ़ावा दिया जिससे कि जनता का साहित्य और शिक्षण संस्थानों में ज्यादा रुचि पैदा हुई। और उसने तेलुगु साहित्य को एक ऐतिहासिक देन प्रदान करी, जिससे आपका तेलुगु साहित्य समृद्ध हुआ। कृष्णदेव राय की नीतियों के कारण आपका तेलुगु साहित्य समृद्धि की तरफ गया। ठीक, आगे सुनिए आप। ठीक है, अब आते हैं कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी तथा तालीकोट का युद्ध। अब हम चल रहे हैं कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ने और उनके द्वारा लड़े गए तालीकोट के युद्ध के बारे में पढ़ने। देखो, बाप प्रतापी हो तो बेटा प्रतापी हो, ये कोई लिखित सिद्धांत नहीं है। बाप महान हो सकता है, बेटा मूर्ख भी हो सकता है।
बेटा उससे कम ताकतवर हो सकता है? संभव है भाई, ये कोई वो नहीं है कि बाप ताकतवर है तो बेटा भी ताकतवर ही होगा, ऐसा भी है। बाप से भी बड़ा निकल जाए बेटा। अब अमिताभ बच्चन जी जितने बड़े अभिनेता बन पाए, क्या उतने बड़े अभिनेता अभिषेक बच्चन जी बन पाए? नहीं, जरूरी नहीं। अगर वो अलग दिशा में जाते तो जरूर कुछ ना कुछ अलग ख्याति प्राप्त कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने पिता का ही दायित्व संभाला और वो उसमें उतने सफल नहीं हो सके। ठीक है, जैसे राहुल गांधी जी पर भी यही आरोप लगते हैं, उनकी दादी जितनी अच्छी राजनीतिक कुशल महिला थी, उतने अच्छे राजनीतिक कुशल राहुल गांधी या उनके पिताश्री नहीं है। उनके पिताश्री भी राजनीतिक रूप से उतने सशक्त, उतने प्रखर नहीं थे जितना कि उनकी माता श्री थी, या उनका भाई संजय गांधी जितने थे। संजय गांधी जी जितने प्रखर नेता थे, राजनीतिक रूप से जितना साउंड थे, उतने साउंड वो नहीं। तो इसी प्रकार से यहां पर भी है, कृष्णदेव राय जितने प्रतापी, जितने अच्छे राजा थे, जितना उनके अंदर सैन्य कुशलता थी, उतना उनके बच्चों में नहीं थी। इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय के बाद पतन भी हो जाता है, और उसमें उनके उत्तराधिकारी और उनके सेना नायकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो चल रहे हैं हम इस बात को समझने। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद राजकीय ढांचे में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। उसका उत्तराधिकारी अच्युत राय एक दुर्बल शासक था। अच्युत राय जो उनका बेटा, उनके बाद जो उत्तराधिकारी बना, वो क्या था? एक दुर्बल राजा था। वो उतना ज्यादा प्रशासनिक रूप से कुशल नहीं था। भाई, हर चीज आपको आपके पिता जैसी नहीं हो सकती ना, आपकी अपनी भी कुछ चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि पिता महान है तो बेटा भी महान ही होगा, ये जरूरी नहीं है। या बाप से भी बड़ा बेटा निकल जाए। जैसे आप देखो, हम अब अपने सबसे पहले साम्राज्य में चलते हैं, मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में जितने बड़े दादा हैं, क्या उनका बेटा भी उतना ही? चंद्रगुप्त मौर्य जितने बढ़िया कुशल प्रशासक हैं, क्या उतना ही बिंदुसार जी है? नहीं है। बिंदुसार का नाम भी नहीं जानती जनता, बिंदुसार का तो नाम तक नहीं जानती जनता। पर अशोक अपने दादा से भी ज्यादा महान बना। उसके नाम के आगे महान लगा है। क्यों लगा है भाई? क्योंकि उसकी नीतियां अपने दादा से कहीं ज्यादा अच्छी थी, बेहतर थी, जिस कारण से वो महान बना। पर उसके बाद हम उसके साम्राज्य के लोगों के नाम जानते हैं? मौखिक रूप से नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसके बाद जितने भी मौर्य साम्राज्य के प्रशासक आए, उनके अंदर वो योग्यताएं नहीं थी जो अशोक के अंदर या उसके दादा चंद्रगुप्त जी के अंदर थी। समझ में आई बात? तो यही बात यहां पर भी है। किसी भी साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ी भूमिका होती अयोग्य शासक की। अयोग्य शासक आएगा तो पतन हो जाएगा किसी भी साम्राज्य का। समझ में आई बात? तो यहां पर भी है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है अच्युत राय शासक। वो एक दुर्बल होता है, तो उसकी दुर्बलता का फायदा उठाता है कौन? उसका सेनापति राम राय। आगे सुनो, दुर्बलता था। अंततः उसके शासन काल में केंद्रीय शक्ति दुर्बल होने लगी। अच्युत राय के उत्तराधिकारी सदाशिव के शासन काल में राज्य की वास्तविक शक्ति एक त्रितंत्र के हाथों में केंद्रित हो गई, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राम राय था। मतलब अच्युत राय के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना, कौन बना? उसका उत्तराधिकारी सदाशिव राय बना। तो उसके शासन काल में शासन तीन लोगों के बीच में संचालित होने लगा। इसीलिए क्या लिखा? त्रितंत्र के हाथों में केंद्रित हो गया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राम राय था। राम राय अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, मतलब बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस थे, मतलब अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे और इनको हटाकर खुद ही गद्दी पर बैठना चाहते थे। एम्बिशियस मतलब सबसे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी,
बहुत ज्यादा, मतलब लालच बहुत था उनके अंदर, लालच। महत्वाकांक्षी होना मतलब लालची होना ही होता है, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा लालच थी, बहुत ज्यादा एम्बिशन थे कि मैं तो ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। तो राम राय ने एक चाल चली अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। क्या चली, सुनना। राम राय अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसने एक के बाद एक कई लड़ाइयों में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को पराजित किया। ध्यान से सुनना, किनको किनको, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को कई बार लड़ाइयां लड़ी इनसे और इनको कई बार पराजित किया, ठीक है, किया। तथा उनके कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा ने विजयनगर के विरुद्ध एक संघ का निर्माण करके विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। फिर इन अहमदनगर, बीजापुर और आपके बिदर और गोलकुंडा ने अपनी सेनाओं को संयुक्त किया और चारों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। भाई जब आप पहले लड़ रहे थे तो सबसे एक एक करके लड़ रहे थे, इसलिए आप उनको डिफीट कर पा रहे थे। लेकिन इस बार क्या था, चार राजाओं ने अपनी सेना को एकत्रित करके आप पर आक्रमण कर दिया। पहले एक एक लकड़ी से लड़ रहे थे तो जीत जा रहे थे, अब चार लकड़ियां एक साथ आप पर, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया। अब आप क्या करोगे? ये राम राय की महत्वाकांक्षाओं का कारण, परिणाम है कि आपने तो सबसे शत्रुता ले ली ना भाई, शत्रुता ले ली ना, सबका घर छीन रहे हो उनसे। अरे पानी में रह के मगर से बैर थोड़ी ना किया जाता है भाई। बेवजह किसी को मारोगे तो एक ना एक दिन बेवजह आपने सबको मारा। आपका साम्राज्य कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। आप अपने साम्राज्य को और बढ़ा रहे हो भाई, दूसरा भी तो अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा ना, दूसरा भी तो अपने साम्राज्य की प्रोटेक्शन करेगा। और आप एक से नहीं, अपने सभी पड़ोसियों से दुश्मनी कर बैठ रहे। किसी एक पड़ोसी को तो अपने हित में रखना पड़ता है ना भाई। आप अपने हर पड़ोसी को मारोगे तो कैसे चलेगा? अब भारत अपने हर पड़ोसी के साथ दुश्मनी कर लेगा तो सही होगा? जैसे श्रीलंका, आपका चीन है, चीन की अपने हर पड़ोसी के साथ नहीं बनती, किसी भी पड़ोसी के साथ नहीं बनती। ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा अगर आप फंस गए कभी। तो कोई है मरने दे साड़े को, जब तक था वाला परेशानी तो करके रखता था। तो यही हुआ विजयनगर के साथ भी। चारों पड़ोसियों पे उंगली कर रखी थी इन्होंने, फिर चारों पड़ोसियों ने कहा था भाई अब नहीं छोड़ना। चारों ने कहा मिल जाते हैं हम और इनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो यही हुआ, सुनना। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में कृष्ण नदी के निकट स्थित तालीकोट की लड़ाई में संघ की सेनाओं ने विजयनगर को भयंकर पराजय दी। कुछ विद्वानों के मतानुसार युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तागड़ी नामक दो गांवों के मध्य में था। अंततः इसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राम राय को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर को जी भरकर लूटा और उसे विनष्ट करके छोड़ दिया। विश्व इतिहास में संभवतः कभी भी इतने सुंदर और वैभवशाली नगर को इतनी क्रूरता पूर्वक नष्ट किया गया जैसे कि विजयनगर को। एक व्यक्ति की मूर्खता ने, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ने पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। एक व्यक्ति की गलती। भाई एक समय पे सबसे शत्रुता नहीं की जाती, सबसे शत्रुता नहीं की जाती, और खास करके अपने सभी पड़ोसियों से तो नहीं की जाती। सभी पड़ोसियों का घर नहीं छीना जाता उनसे, एक का छीनो चलेगा, लेकिन आप तो सबका छीनने तोड़ने चल पड़े, चलेगा नितिन? अहमदनगर पे भी आपने आक्रमण किया, बीजापुर पे भी आपने आक्रमण किया, गोलकुंडा पे भी आपने आक्रमण किया। ऐसे नहीं होता।
ये राजनीति है। फिर उन्होंने उन तीनों ने कहा कि भाई हम 3 और एक और को शामिल कर लेते हैं, बीदर को भी शामिल कर लेते हैं, कर देते हैं चढ़ाई इनके ऊपर। लो, खत्म कर दिया इनका साम्राज्य, बर्बाद कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया, माटी में मिला दिया और मौत के घाट भी उतार दिया। आगे सुनो। यद्यपि विजयनगर राज्य लगभग और 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, किंतु वह अपने राजनीतिक महत्व से वंचित हो चुका था। जो पहले था भाई अब वो नहीं रह गया। 100 साल तक रहा वो अस्तित्व में, लेकिन अब वो नहीं रह गया जो पहले था। जो पहले उसका वैभव था, जो उसका राजनीतिक महत्व था, वो अब नहीं रह गया। वो सब गायब हो गया, छिन्न भिन्न कर दिया इन्होंने, छिन्न भिन्न कर दिया। आगे सुनिए। किंतु वह अपने राजनीतिक महत्व से वंचित हो चुका था, उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो चुका था और रायों का दक्षिण भारत की राजनीति में महत्व समाप्त प्राय हो चुका था। तालीकोट के युद्ध के बाद साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर हस्तांतरित हो गया। राम राय के भाई तिरुमाल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को हराकर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया और अरविंदो वंश की नींव डाली। इस वंश ने पेनुकोड़ा और बाद में तिरुपति के समीप चंद्रगिरी को राजधानी बनाया। सुल्तानों और रायों के संबंध, सुल्तानों और रायों के संबंध मतलब मुसलमानों के साथ राय, इनके कैसे संबंध थे ये भी जान लेते हैं। यह सत्य है कि विजयनगर शहर के विनाश के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, किंतु समकालीन स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक भिन्नताओं के होते हुए भी राय और सुल्तानों के संबंध सदैव अथवा अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं होते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सुल्तानों में सत्ता के अनेक दावेदारों को समर्थन प्रदान किया था और यमन राज्य की स्थापना करने वाला यह उपाधि धारण कर वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता था। इसी प्रकार कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्पन्न होने वाले उत्तराधिकार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए बीजापुर के सुल्तानों ने हस्तक्षेप किया था। इनमें कोई संदेह नहीं कि विजयनगर और सल्तनत दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। वास्तव में यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने विभिन्न मुस्लिम शासकों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया। उसने पुर्तगालियों के साथ एक व्यापारिक संधि की, जिसके अनुसार पुर्तगालियों ने बीजापुर सुल्तान को घोड़ों की आपूर्ति बंद कर दी। वास्तव में राम राय बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासकों को एक दूसरे से अलग करना चाहता था, ताकि वे मिलकर विजयनगर के विरुद्ध संगठन न बना सके, किंतु उसकी यह नीति अधिक दिनों तक सफल नहीं हो सकी। अंत में सुल्तान एक हो गए और विजयनगर को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। सुल्तानों के साथ ज्यादा बेकार संबंध नहीं थे, किसके? आपके रायों के। लेकिन राम राय की नीति, दूरदर्शिता न होने के कारण आपका विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम समझेंगे और इसके अन्य बिंदुओं को। जय हिंद, जय भारत।